बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है काला हिरन और उस फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस फिल्म में कोई भी नॉन एक्टर नहीं है, सब नए हैं। निर्माता भी नया है, डायरेक्टर भी नया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान को टारगेट किया गया है। यही वजह है कि सलमान अदालत चला गया है और सलमान ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस फिल्म को बैंड किया जाए, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए। बॉलीवुड में एक भूला बिसरा छोटा सा एक्टर है जिसका नाम है गोविंद नामदेव, वो भी इस फिल्म में है। तो जाहिर सी बात है गोविंद भी फुल पब्लिसिटी लेना चाहता है। तो गोविंद ने कहा कि मुझे बताया ही नहीं गया था कि इस फिल्म की कहानी इस तरह की है कि इसमें सलमान को टारगेट किया जा रहा है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये फिल्म कभी नहीं करता। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गोविंद ने जो भी कहा है वो महा झूठ है, सफेद झूठ है। जाहिर सी बात है जब गोविंद ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी होगी तो उसने पूरी कहानी सुनी होगी, उसको अच्छी तरह पता था कि क्या फिल्म बनने वाली है। इवन जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो गोविंद को अच्छी तरह पता होगा कि क्या शूटिंग हो रही है, क्या फिल्म बन रही है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गोविंद ने कोई गलती की है इस फिल्म को करके। भाई गोविंद को बेचारे को कोई फिल्म ऑफर ही नहीं होती, गोविंद के पास कोई काम ही नहीं है। गोविंद को भी अपना घर चलाना है, अपना किचन चलाना है। तो अगर उसको कोई फिल्म ऑफर हुई थी तो मना क्यों करता। लेकिन अब जो गोविंद कह रहा है वो झूठ है कि उसको नहीं पता था कि क्या फिल्म बनने वाली है और निर्माताओं ने उसको बेवकूफ बनाया है। कमिंग फ्राइडे को काले होठों वाले शाहिद कपूर की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कॉकटेल 2। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई साहब इसके होठ काले क्यों हैं? क्योंकि ये माल का बहुत बड़ा शौकीन है और जितने लोग भी माल के शौकीन होते हैं उनके होठ काले ही होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म में शाहिद का बड़ा रोल नहीं है। यही वजह है कि शाहिद नाराज है निर्माताओं से। शाहिद ने रिक्वेस्ट भी की थी कि उसके रोल को थोड़ा बढ़ाया जाए, जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो दो लड़कियों के बीच है। यानी कि अगर इस फिल्म को बायोग्राफी कहा जाए दिशा पता नहीं और मौनी रॉय की तो गलत नहीं होगा। जब बॉलीवुड वाले कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें हो या हो तो बॉलीवुड वाले बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों के ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे बॉलीवुड में हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो आम जनता है उसका की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। और कॉकटेल में की कहानी है तो जाहिर सी बात है पब्लिक ने इस फिल्म को देखना नहीं है। जो लोग जाएंगे उनको ये फिल्म पसंद आनी नहीं है। तो इस फिल्म का डिसास्टर होना तो तय है। और इस फिल्म के निर्माता गोलगप्पा दिनेश विजन को भी अच्छी तरह पता है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। तो संडे को इस फिल्म की एडवांस चालू की गई और भाई साहब कुत्ते ने भी इस फिल्म का टिकट नहीं खरीदा। इसके बाद दिनेश ने खुद ही 25,000 टिकट खरीदे। दिनेश ने पीवीआर के साथ भी एक डील साइन की है, जिस डील के तहत पीवीआर 50 करोड़ रुपए का फेक बिजनेस डिक्लेयर करेगा। लेकिन जो 18% जीएसटी है वो दिनेश विजन को भरना पड़ेगा और पीवीआर को 50 करोड़ रुपए पर 2% कमीशन भी देना पड़ेगा, यानी कि 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा। तो गोलगप्पा निर्माता इस फिल्म का बिजनेस कुछ ऐसे करना चाहता है कि भाई 50 करोड़ रुपए का फेक बिजनेस बताएगा पीवीआर, 25 करोड़ रुपए के खुद ही टिकट्स खरीदेगा और पब्लिक में फ्री बांटेगा और 25 करोड़ का होगा रियल बिजनेस। तो गोलगप्पा कुल मिलाकर इस फिल्म का 100 करोड़ रुपए प्लस बिजनेस डिक्लेयर करने वाला है, यानी कि गोलगप्पा इस फ्लॉप फिल्म को हिट बताने वाला है। एक जमाना था जब कंगना दीदी सभी बॉलीवुड वालों को गालियां दिया करती थी, सबकी रेल बनाया करती थी। लेकिन अब उम्र के साथ कंगना थोड़ी समझदार भी हो रही है। इसी फ्राइडे को कंगना की फिल्म भारत भाग्य विधाता रिलीज हुई थी और पहले ही दिन डिसास्टर हो गई। पहले ही दिन इस फिल्म को ऑफर के साथ दिखाया गया, बाय वन गेट वन फ्री। और जब फिल्म को बाय वन गेट वन फ्री के साथ दिखाया गया है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के बिजनेस के बारे में कोई भी बात की नहीं जा सकती, क्योंकि जो इस फिल्म के निर्माता है उनको कोई भी शेयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा ऑलरेडी छोड़ दिया है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देकर। तो जब एक पत्रकार ने कंगना दीदी से पूछा कि आज आप दीपिका के बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि एक जमाने में आप उसे डिप्रेशन की दुकान कहा करती थी, तो कंगना ने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा कि दीपिका बहुत बड़ी स्टार है, आने वाले समय में कोई दूसरी दीपिका आ ही नहीं सकती। आज वो जिस जगह पे है, she has earned that place. No, she has a daughter, she is a mother, and if today she is the topmost actress, if today she wants to work for 8 hours, she has earned it. But
दीपिका ने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। कहने का मतलब यह है कि कंगना ने उस दीपिका की खूब तारीफ की जिसको वो गालियां दिया करती थी। एक पत्रकार ने कंगना दीदी से यह भी पूछा कि दिलजीत के बारे में आज आप क्या सोचती हो, क्या आज भी वो आपका दुश्मन है? तो कंगना दीदी ने कहा कि नहीं, हमारी दुश्मनी कभी भी नहीं थी, हम एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं। We are not against each other. We are not against each other. We just had contradictory opinions about a certain event. Other than that, I've got nothing against that guy, and I'm sure. वो तो सिर्फ एक इवेंट था जिसको लेकर वो कुछ और सोचता था, मैं कुछ और सोचती थी। कहने का मतलब यह है कि कंगना ने दिलजीत की भी तारीफ की। तो कंगना की इन बातों से यह पता चलता है कि कंगना को ये रियलाइज हो गया है कि बॉलीवुड में उनका करियर खत्म हो चुका है, अब किसी को भी उनकी फिल्म नहीं देखनी है। तो जाहिर सी बात है, अब बॉलीवुड वालों से उनको बनानी पड़ेगी, बॉलीवुड वालों से उनको अपनी फिल्म की तारीफ करवानी पड़ेगी, तभी शायद कोई उनकी फिल्म देखेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड वाले उनकी फिल्म की तारीफ करें ना करें, कुछ भी करे, अब कंगना दीदी की फिल्म किसी को भी नहीं देखनी, क्योंकि कंगना दीदी एक पॉलिटिशियन बन चुकी है और दुनिया की नजर में कंगना आज की तारीख में एक राजनेता है, एक्ट्रेस नहीं। यही वजह है कि आज की तारीख में किसी को भी कंगना की फिल्म नहीं देखनी है। इसी फ्राइडे को 3-4 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, सब की सब फ्लॉप हो गई। कंगना की फिल्म भारत भाग्य विधाता का वीकेंड बिजनेस हुआ है सिर्फ तकरीबन 3.5 करोड़, और यह बिजनेस भी ऑफर के साथ हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, जबकि फिल्म का बजट है तकरीबन 70 करोड़ रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हो गई है। और फिल्म फ्लॉप होने के बाद कंगना बीजेपी वालों से बहुत ज्यादा नाराज है। कंगना का कहना है कि बीजेपी वाले उनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कंगना इस बात से भी नाराज है कि आरएसएस वाले भी उनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कंगना की फिल्म को दिल्ली और हरियाणा में तो टैक्स फ्री किया गया, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं किया गया जहां बीजेपी की सरकार है। जबकि कंगना को ऐसी उम्मीद थी कि बीजेपी के सभी चीफ मिनिस्टर्स उनकी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर देंगे। बालों की दुकान डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म भी इसी फ्राइडे को रिलीज हुई, मैं वापस आऊंगा, और इस फिल्म का बजट भी तकरीबन 70 करोड़ रुपए है। इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ है सिर्फ 6 करोड़ रुपए। अच्छी बात यह है कि विदाउट ऑफर हुआ है, लेकिन यह फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। कहने का मतलब यह है कि इस फ्राइडे को बॉलीवुड का नुकसान हुआ है तकरीबन 150 करोड़ रुपए का, और हर फ्राइडे का यही हाल है। हर फ्राइडे को बॉलीवुड का 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मस्ती 4, धमाल 4 ऐसी फिल्में अब चलती नहीं है। कुछ महीनों पहले मस्ती 4 आई थी, सुपर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इंदर कुमार अब लेकर आ रहे हैं धमाल 4। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे वेलकम 3 की है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और भाई साहब देखकर क्या ही बोलूं। ट्रेलर चालू होता है, आवाज आनी शुरू होती है कि हाथ इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, और फाइनली एक बिजली के बटन पर हाथ जाता है और करंट लगता है, और डायरेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि यह सीन देखकर पब्लिक हंसेगी। इंदर कुमार साहब, आपकी जो सोच है ना वो सड़ चुकी है, आपका जो दिमाग है ना वो खाली हो चुका है। आप आराम करो, घर बैठो, आपका काम नहीं है फिल्में बनाना। भाई साहब बात को समझो आप। इसके बाद फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को दिखाया जाता है चिल्लाते हुए। अजय देवगन चिल्ला रहा है, अदरक वारसी चिल्ला रहा है, बाकी के सभी एक्टर चिल्ला रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, वो करंट लगने से सब चिल्ला रहे हैं। अब शेर आता है, कोई चिल्ला रहा है बचाओ, और अब दिखाया जाता है कि पूरी स्टार कास्ट एक पहाड़ी पर खड़ी हुई है, सबने एक रस्सी पकड़ी हुई है। यह रस्सी इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि एक जूनियर आर्टिस्ट नीचे गिरने वाला है, उसको बचाने के लिए। कोई कह रहा है कि खजाने का पता बता दे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कौन क्या कह रहा है सिर्फ इंदर कुमार को पता है, पब्लिक को तो यह समझ में आने वाला नहीं है। अब जावेद जाफरी कहता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो भी छोड़ के चला गया। भाई साहब, जावेद की शक्ल ऐसी हो गई है कि उसके घर वाले भी जावेद की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन इंदर कुमार को ऐसा लगता है कि जावेद भाई की शक्ल देखने के लिए पब्लिक टिकट खरीदेगी इस फिल्म को देखने के लिए। क्या ही हो रहा है साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पर मुझे भेज दिया समझ में नहीं आ रहा है। अब यंग लौंडे अजय देवगन को दिखाया जाता है, एक बोट चला रहा है समंदर में, एक शिप पर खड़ा है, और अब एक हीरोइन आती है।
इस हीरोइन का कैरियर अब से तकरीबन 15 साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन इंदर कुमार साहब ने इसको अपनी फिल्म में लिया है। नाम शायद पूजा है या क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अब रितेश की लव स्टोरी दिखाई जाती है। एक मोटी सी लड़की है जिसको रितेश ने अपनी बाइक पर बैठाया है और जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बाइक सही चल नहीं रही। अगर बाइक पर पीछे एक मोटी लड़की बैठ जाए तो बाइक आगे से ऐसे उठ जाएगी। यह एक्चुअली इंदर कुमार की दुनिया में होता है। इंदर कुमार की कोई अलग दुनिया रही होगी जहां ऐसा होता होगा। इंदर भाई की फिल्म है, इंदर भाई कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, इंदर भाई की मर्जी। सही जा रहे हो भाई साहब। रितेश कहीं मंदिर में है, एक घंटा उसके सर पर आकर लगता है, वो तो बेहोश हो जाता है। और अब फिल्म का सबसे डरावना सीन आता है भाई साहब, और इस सीन में है अदरक वारसी और जावेद जाफरी। इन दोनों के बच्चे भी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इनके घर वाले दुआ मांगते हैं कि ये घर वापसी ना आए ताकि इनका चेहरा ना देखना पड़े। और भाई साहब अब ये दोनों कॉमेडी कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, और इंदर कुमार को ये उम्मीद रही होगी कि ये सीन देखकर पब्लिक लोटपोट होकर हंसेगी। इंदर भाई क्या ही कहें आपके बारे में भाई साहब। भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी फिल्म का ये वो सीन है जिसको देखकर थिएटर में ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो अपने आप को थप्पड़ नहीं मारेगा, जो अपने आप से ये नहीं पूछेगा कि वो इस फिल्म को देखने क्यों आया है। अब एक मगरमच्छ इनके पीछे भाग रहा है, और वो भी जमीन पर, वो मगरमच्छ जो पानी में रहता है। अब इसके बाद फिर से शिप दिखाया जाता है और वहां रवि किशन की एंट्री होती है। रवि किशन जब से राजनेता बना है तब से हर फिल्म वाला इसको अपनी फिल्म में लेता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी का राजनेता है तो इसको लेने से बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ईडी की रेड नहीं पड़ेगी, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी। और आप यकीन कीजिए आज की तारीख में रवि के बच्चे भी रवि के लिए किसी फिल्म को देखने नहीं जाते। अब बताया जाता है कि रवि की एक गर्लफ्रेंड है शबनम, और सभी लोग उसी की फोटो अपने पर्स में लेकर घूमते हैं। ऐसा क्या है उस शब्दों में इंदर कुमार साहब जो आपको इतनी पसंद आ गई थी कि हर किसी के पर्स में आपने उसी का फोटो रखवा दिया था? कुछ भी पेल रहे हो भाई साहब। अरे किसी चीज का कोई तो लॉजिक होता होगा। चलो एक के किसी के पर्स में उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो है, समझ में आता है, मतलब सैकड़ों लड़के उसी लड़की का फोटो लेकर घूम रहे हैं। कमाल के आदमी है भाई साहब आप। अब रवि बताता है कि भाई साहब खजाने का नक्शा मिल गया। अब जितने भी फिल्म में एक्टर्स हैं उन सभी को दौड़ना है, भागना है और खजाने को ढूंढना है। फिल्म का हर एक्टर उस खजाने को हासिल करना चाहता है। अब कोई शिप में बैठकर भाग रहा है, कोई बोट से भाग रहा है, और अब रितेश भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं और भाई साहब हाथ में एक सांप को पकड़ लेते हैं और उस सांप से बातें करते हैं भाई साहब, क्योंकि सांप जो है वो रितेश भाई की सारी बातें समझता है। सारी बातें समझता। ऊपर वाले उठा ले, मुझे इस गोले पर रहना ही नहीं। क्या कर रहे हो? कहां भेज दिया मुझे, जहां ऐसे ऐसे लोग रहते हैं इंदर कुमार जैसे, जो ऐसी फिल्म बनाते हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है यार, क्या कहा जाए, क्या करूं भाई। अब एक पुराने जमाने का गाना आता है, कैसे बनी कैसे बनी। मैं छोटा सा था, स्कूल में जाता था जब कभी ये गाना आया था। आप अंदाजा लगाइए, जो फिल्म का डायरेक्टर है वो एक नया गाना भी नहीं बना सका इस फिल्म के लिए, उसको भी इतना पुराना गाना यूज करना पड़ा। और अब एक सुरंग है जिसमें सभी लोग गिर गए हैं, उस सुरंग के अंदर सभी लोग जा रहे हैं। अब अचानक इंदर कुमार साहब की फिल्म में एक भूत आ जाता है भाई साहब। अब तक ये कहानी चल रही थी, अब भूतिया कहानी शुरू हो गई है। अरे भाई इंदर भाई क्या बनाना चाह रहे थे गुरुजी, क्या बना दिया ये। अब ये सब लोग कहीं पहाड़ पे खड़े हैं, कभी शिप पर है, उस पर ब्लास्ट हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है आगे। और अब अचानक अजय देवगन पर शेर ने हमला कर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि साला ऐसा क्या क्या दिखा दिया इस ट्रेलर में जो रिव्यू खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। अब आगे क्या क्या हो रहा है ये बताने की मेरी भी हिम्मत नहीं रही। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं उछल रहा है, कोई कहीं पानी में गिर रहा है। और अब संजय मिश्रा अजय देवगन के पिछवाड़े पर हाथ मारता है और कहता है कि भाई साहब जरा पानी में बैठ जाओ, चेक कर लेते हैं कितने पंचर हैं तुम्हारे अंदर। भाई साहब ये ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है।
इतने घटिया हैं जिनको कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। यह फिल्म इतनी घटिया है कि घटिया वर्ड को इस फिल्म के लिए इस्तेमाल करना घटिया वर्ड की इंसल्ट है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा वाहियात है, वेलकम टू जंगल या धमाल 4। यह घटिया ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। इस फिल्म का डिजास्टर होना पक्का है, गारंटी है। शाहिद भटले की फिल्म अगले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि शाहिद बहुत जगह इंटरव्यू दे रहा है। शाहिद ने अनुपमा चोपड़ा को भी इंटरव्यू दिया। आप में से बहुत लोग ये पूछेंगे कि अनुपमा कौन है। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। ये काला चश्मा पहनकर घूमता है रात में, उसी की पत्नी है अनुपमा चोपड़ा। क्योंकि हस्बैंड डायरेक्टर है तो अनुपमा ऐसा मानती है कि उससे बड़ा क्रिटिक दुनिया में कोई है ही नहीं। आलिया भट्ट से अनुपमा की बहुत जबरदस्त दोस्ती है। दोस्ती क्या है, पैसे मिलते होंगे इसको वहां से। तो जब कांस में आलिया की ट्रोलिंग हुई वो अनुपमा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब से लेकर अब तक अनुपमा परेशान है। अनुपमा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि किसी ने भी आलिया की ट्रोलिंग नहीं की, बल्कि वो किसी ने जानबूझकर पैसे देकर ट्रोलिंग कराई है। तो जबकि अनुपमा शाहिद का इंटरव्यू कर रही थी और वहां आलिया का कोई मतलब ही नहीं था, तो अनुपमा को आलिया के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अनुपमा ने शाहिद से कहा कि आप नहीं मानते कि कांस में जो आलिया की ट्रोलिंग की गई है वो किसी ने पैसे देकर कराई है। Whom you trust? Who I trust, Okay. right, said that this was actually paid campaigning Yeah. against her because actors today are so insecure. And मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है वो पैसे किसने दिए होंगे? इतना बड़ा चूतिया इस बॉलीवुड में कौन है जो पैसे देकर आलिया की ट्रोलिंग कराएगा? कहीं आपके पति ने तो ये पैसे खर्च नहीं किए जो रात में काला चश्मा पहनकर घूमता है? क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा वैसे ही खाली है, तो हो सकता है कि उसने अपने पैसे बर्बाद किए हो आलिया की ट्रोलिंग कराने के लिए। मैडम जी, अगर आपको यह लगता है कि महाफ्लॉप एक्ट्रेस आलिया की वाहवाही करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं तो उनको भी पैसे मिलते हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, तो ये आपके दिमाग की खुराफात है। इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। कोई दुनिया में इतना बड़ा उल्लू का पट्टा नहीं है, इतना बड़ा पागल नहीं है जो अपने पैसे खर्च करके आलिया की ट्रोलिंग कराएगा। उस आलिया की जिसको 24 आवर पब्लिक ट्रोल करती ही है और फ्री में करती है। लेकिन शाहिद ने अनुपमा को ऐसा जवाब दिया कि अनुपमा की बोलती बंद हो गई। As far as they see that you're being yourself, they will still forgive you. But what they not forgive you for is you're trying to manipulate their perception of you and they catch on to that. तो मेरा उल्लू बना रहा है। You think you can control me in my. That is, I think, what people really don't like. So शाहिद ने बिल्कुल सही जवाब दिया। शाहिद ने कहा कि देखो भाई, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप जैसे हो वैसे ही आपको दिखना पड़ेगा। आप फ्लॉप हो तो फ्लॉप हो, आप अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो। आज पहले की तरह नहीं हो सकता कि पीआर एजेंसियां किसी को भी कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं। I just feel ना क्या है ना, be real. एक टाइम था where you could build a persona and you could manipulate people's perception of you. वो टाइम चला गया। तो I feel this and I feel every artist should just know, even if you're imperfect, even if you're insecure, let it show. आज ये नहीं हो सकता कि एक फ्लॉप एक्टर को आप सुपरस्टार साबित कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप जैसे हो वैसे रहो। अगर आपकी ट्रोलिंग हो रही है तो होने दो। तो अगर आलिया की ट्रोलिंग हुई है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब फरहान अख्तर और रणवीर का झगड़ा हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि कुछ दिनों पहले आमिर खान अशोक पंडित की बर्थडे पार्टी में गया था और वहीं पर यह सब गिटपिट हुई थी। उसी के बाद अशोक पंडित और उनके साथियों ने रणवीर सिंह पर बैन लगाया था। अब अशोक पंडित साहब ने खुद ही ऑफिशियली कह दिया है कि फरहान और रणवीर का झगड़ा आमिर खान ने खत्म कराने की कोशिश की थी, फैसला कराने की कोशिश की थी, लेकिन फैसला हो नहीं पाया था। अब मैं टिंगू आमिर खान से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप रणवीर और फरहान का झगड़ा खत्म करा सकते हो, इनकी सुलह करा सकते हो? अरे आपको अच्छी तरह पता है कि आप कितने बड़े नंगे हो। आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते, आपके घर वाले भी आपकी बात नहीं सुनते, तो फरहान और रणवीर आपकी बात क्यों सुनेगा भाई साहब? अरे भाई साहब, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो आपकी पत्नियां हैं 4-5, वो भी आपको नाकारा समझती है, वो भी आपको लुक्खा समझती है, वो भी आपकी कोई इज्जत नहीं करती। तो फिर बाकी लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? बाकी लोग आपके फैसले को क्यों मानेंगे? तो मेरे ख्याल में जो उस वक्त लोग कह रहे थे कि आमिर का ही किया धरा है, शायद ये बात बिल्कुल सही थी। जब आमिर उन दोनों का फैसला नहीं करा पाया तो आमिर ने अशोक पंडित साहब से कहा कि आप ऐसा ऐसा करो और रणवीर को ऐसे दबाओ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रणवीर एकदम विनर आया।
रणवीर ठीक उसी तरह जीता जैसे ईरान जीत गया है। पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार एमी विर्क ने फरहान अख्तर से कहा है कि देखो भाई साहब, 45 करोड़ रुपए आपको कोई नहीं देगा। अगर आपको रणवीर से 2-3 करोड़ रुपए चाहिए तो ले लीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह आपको 45 करोड़ रुपए देगा तो ये आपके सपने में हो सकता है, रियलिटी में ये नहीं हो सकता। रणवीर आपको पैसे देने वाला नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जो एमी ने कहा है मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। यह पॉसिबल ही नहीं है कि रणवीर सिंह फरहान अख्तर को 45 करोड़ रुपए दे। मैं कहता हूं 15 करोड़ रुपए भी नहीं देगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। कुछ दिनों पहले रामचरण की एक वाहियात सी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है पिड्डी। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है, लेकिन रामचरण ने एक पार्टी थ्रो की और दुनिया को बताया कि उसकी फिल्म हिट हो चुकी है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का हिंदी सर्किट का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 15 करोड़ नेट। कितना भाई साहब? 15 करोड़ नेट। प्रोड्यूसर को कितना मिलेगा? तकरीबन 6 करोड़ रुपए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी बड़ी सुपर फ्लॉप है। लेकिन यह एक तेलुगु फिल्म है और इसका बजट है 350 करोड़ रुपए। इस फिल्म का ओवरसीज बिका है 35 CR में। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके हैं 100 CR में। और इस फिल्म का ऑल इंडिया का जो थिएट्रिकल शेयर होगा वो होगा 150 CR, यानी कि मैक्सिमम टोटल रिकवरी है 300 CR। फिल्म बनी है 350 करोड़ रुपए में। प्रोड्यूसर ने गंवाए हैं 50 करोड़ रुपए। कितने का लॉस हुआ भाई साहब? 50 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक फिल्म में 50 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है तो उस फिल्म को हिट कैसे बताया जा सकता है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज के मीडिया के लोग हैं वो कितने बड़े करप्ट हैं, कितने बड़े बेशर्म हैं। उनको आप चंद पैसे देकर किसी भी फिल्म को सुपरहिट कहलवा लो भाई साहब। रामचरण को ऐसी फिल्म को हिट डिक्लेयर करने से पहले जिसमें 50 करोड़ रुपए का लॉस हुआ हो, अपनी शक्ल आईने में देख लेनी चाहिए कि वो भालू जैसा दिखता है, वो हीरो नहीं है। उसको संन्यास ले लेना चाहिए, पब्लिक को माफ कर देना चाहिए। हमारे एक दिल्ली के दोस्त हैं, हर 2-4 साल के बाद एक फिल्म बनाते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। अब उन्होंने एक फिल्म बनाई है, जल्दी ही रिलीज होने वाली है। अब वो अपनी फिल्म की मार्केटिंग करना चाहते थे तो उनको पता चला कि भाई अब तो हर चीज पेड हो गई है। अगर कोई आपका इंस्टा पर पोस्टर रिलीज करेगा तो उसके भी पैसे होंगे, अगर कोई कहीं एक लाइन लिखेगा उसके भी पैसे होंगे, अगर कोई ट्वीट करेगा उसके भी पैसे होंगे, अगर कोई ये भी लिखेगा कि आपकी फिल्म आज रिलीज हो रही है तो उसके भी पैसे लगेंगे। वो जमाना हवा हो गया जब ये सब कुछ फ्री हुआ करता था। रिव्यू की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, रिव्यू तो बिल्कुल अलग है। जब उसने पूछा कि भाई साहब जो ये क्रिटिक्स हैं ये क्या करेंगे, तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, इन सबको आपको पैसे देने पड़ेंगे। 4 स्टार लेने हैं उसके अलग पैसे हैं, 3 स्टार लेने हैं उसके अलग पैसे हैं, 5 स्टार लेने हैं उसके अलग पैसे हैं। वो 5 भी दे देंगे, उनके घर से कुछ नहीं जा रहा है। तो मेरी ये बात सुनकर उस बेचारे के होश उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, उसने फिल्म क्यों बना दी। I want to be very honest about it. There's nothing to hide because I like to be candid, you know. So everybody buys stuff. If you want to hear something good about somebody, nobody's going to say something good about you unless you buy it. Or लेकिन एक कहावत है कि भाई बैठकर रोते रहो, क्या होने वाला है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो फिल्म बन चुकी है, अगर फिल्म की पब्लिसिटी करानी है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने आज तक ये कभी नहीं सोचा था कि शाहिद भी टकला है। हालांकि मैं देखता था कि शाहिद के जो पिताजी हैं पंकज जी, वो तो जमाने पहले से टकले हैं, तो फिर शाहिद के इतने बढ़िया बाल कैसे हैं। लेकिन मुझे कभी भी शक नहीं हुआ था कि इसके बाल नकली है और ये टकला है। लेकिन शाहिद एक जगह इवेंट में गया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, वहां पटाखे चलाए गए और वहां शाहिद से एक गलती हो गई और शाहिद की पोल खुल गई। पटाखे चलने के बाद शाहिद के बालों में कुछ गिर गया और रश्मिका शाहिद से कह रही थी कि आपके बालों में कुछ गिर गया है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। लेकिन रश्मिका को यह नहीं पता था कि शाहिद ऐसे ऐसे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि शाहिद भाई ने तो पैच पहना हुआ है। अगर ऐसे ऐसे करेगा तो पैच निकल जाएगा, असली बाल होते तो ऐसे ऐसे कर सकता था। और क्योंकि रश्मिका और शाहिद का ऐसा रिलेशन ही नहीं है कि रश्मिका को शाहिद के बारे में इतना पता हो। भाई रश्मिका कभी शाहिद के बेडरूम में तो गई ही नहीं होगी। तो जब रश्मिका ये कह रही थी शाहिद से कि अपने बालों में ऐसे ऐसे कर लो, तो शाहिद चुपचाप खड़ा था और कृति का वेट कर रहा था। कृति सेनन वो है जिसकी शाहिद से बहुत ही कमाल की दोस्ती है। कमाल की दोस्ती भाई साहब, कमाल की।
बेडरूम में जा चुकी है, सब जगह जा चुकी है। भाई कृति को शाहिद के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ A to Z। तो कृति आई और कृति ने शाहिद के बालों से वो चुनकर ऐसे निकाला जो शाहिद के बालों में लगा हुआ था। क्योंकि कृति को अच्छी तरह पता था कि उसको सिर्फ पकड़ के ही उठाया जा सकता है, बालों में हाथ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि शाहिद ने बेचारे ने विग पहनी हुई है, यानी पैच पहना हुआ है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई शाहिद ने पैच पहना है, ऋतिक भी पहनता है, रणबीर कपूर भी पहनता है, सन्नी देओल भी पहनता है, ना जाने कितने एक्टर हैं जो पैच पहनते हैं। बिग बॉस में एक लड़की आई थी तानिया मुट्ठल, एक गरीब घर की लड़की है लेकिन अपने आप को बहुत अमीर बताती है। अब ये कोई एक छोटा मोटा सा शो कर रही है जिसमें कुछ कॉमेडियंस भी है और उसमें ये अपनी मां को लेकर के आई कुछ पैसे कमाने के लिए। जाहिर सी बात है शो में इसको बुलाया गया है, इसकी मां को बुलाया गया है, तो मजाक बनाने के लिए ही बुलाया गया है, कोई आरती उतारने के लिए तो बुलाया नहीं गया है। तो उस शो में जो कॉमेडियंस है, जब उन्होंने तानिया की मां का मजाक बनाया तो तानिया को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तानिया ने कहा कि हम तो बहुत अमीर लोग हैं, तो हमारी मां का मजाक ऐसे कैसे बनाया जा सकता है। देखो तानिया मुट्ठल जी, ये सारी दुनिया जानती है कि आप कितनी गरीब हो। आप इतनी गरीब हो कि आपको अपनी मां को शो में लाना पड़ा कुछ पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, और इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया है। भाई घर तो चलाना है, तो घर चलाने के लिए अगर मां का भी थोड़ा बहुत मजाक बनेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि आप तो वैसे ही बेशर्म हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इस बात का सबूत है कि ये जो तानिया मुट्ठल है ये एक गरीब घर की लड़की है। कोई भी अमीर अपनी मां को किसी शो में लाकर जलील क्यों कराएगा, अपनी मां से कोई शो कराकर पैसे क्यों कमाएगा। जो अमीर है, जिनके पास पैसे हैं, वो ऐसी हरकतें करते नहीं घूमते। मेरी बेटी को कोई टीवी वाला ये कहकर बता दे कि मैडम हमारे शो में आ जाइए, हम आपको पैसे देंगे, इतने जोर का चमाट मारेगी कि 4 मिनट सुनाई नहीं आएगा। और जहां देखो ये तानिया मुट्ठल कहती रहती है बकलावा खाती हूं, बकलावा खाती हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये बकलावा क्या है। एक्चुअली ये बकलावा एक अरबिक मिठाई है, और जो अरबिक मिठाइयां हैं, महंगी महंगी मिठाइयां हैं, उनमें सबसे सस्ती मिठाई बकलावा ही है। लेकिन जितनी बड़ी झूठी ये है, इतना ही बड़ा झूठा इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, कोई गल्फ कंट्री से आया होगा, उसने इसको बता दिया कि देखो ये बकलावा है, ये अरबिक सबसे महंगी मिठाई है, और इस उल्लू की पट्टी ने वो मान लिया। तो तब से लेकर अब तक ये बकलावा 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 ही कर रही है। इसको ये पता ही नहीं है कि इसके उस बॉयफ्रेंड ने इसके चूतिया बना दिया है, इसको उल्लू बना दिया है, इसको इंप्रेस करने के लिए। तो बकलावा कुछ नहीं है, एक सस्ती सी मिठाई है। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। ये बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई थी, शादी कर ली थी, इसका हस्बैंड और बच्चे अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही बने रहना चाहती है। यही वजह है कि ये अपने पति को छोड़ आई, बच्चों को छोड़ आई और वापसी मुंबई आ गई है। अब मुंबई में रह के रोजाना रील बना रही है, रील्स डाल रही है, और फिल्म बनाने वालों से कह रही है कि मुझे रोल दो, मैं बहुत फेमस हूं। आप अंदाजा लगाइए 63 इयर्स ओल्ड लेडी को अब एक्ट्रेस बनना है। जरा वीडियो देखिए। ये 63 साल की औरत को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है, जरा भी उसको शर्म नहीं आ रही है ऐसे ऐसे वीडियो डालते हुए। आप उस औरत का दिमाग देखिए कि वो अपने बच्चों को अमेरिका छोड़ आई, अपने पति को अमेरिका छोड़ आई, और अब उसको दोबारा फिल्मों में काम करना है। और चलो भाई मैं मान लेता हूं कि एक औरत वापसी आई है, इज्जत के साथ काम मांग रही है, लेकिन इज्जत के साथ काम नहीं मांग रही है, ड्रामा कर रही है। आप देखिए जरा। तिरसठ साल की औरत को ऐसे रील बनाते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसे रील्स डालने से इसको काम मिल जाएगा, ऐसी इसकी उम्मीद है। हद हो गई कसम से। जिस बुढ़ापे में एक औरत को अपने पति और बच्चों के साथ इज्जत से रहना चाहिए, वो औरत बुढ़ापे में मुंबई में आकर स्ट्रगल कर रही है। आप अंदाजा लगाइए। कुछ दिनों पहले अनुराग कश्यप की एक फिल्म रिलीज हुई थी बंदर, जिसका हीरो है बॉबी देओल।
फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और अब अनुराग कश्यप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा नाराज है। अनुराग का यह कहना है कि जो थिएटर ओनर्स है, अगर वो उसकी फिल्म को और स्क्रीन्स देते और शोज देते तो उसकी फिल्म सुपरहिट हो जाती। अनुराग ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो भी थिएटर ओनर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो लोग इंग्लिश फिल्म ऑब्सेशन को दिखा रहे हैं, उसकी फिल्म को नहीं दिखाया। आप ये जान लीजिए कि ये आदमी 30 साल से बॉलीवुड में है, 20 फिल्में बना चुका है। आज तक 20 फिल्में इसने बनाई है, 20 की 20 डिसास्टर हैं। इसकी एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको हिट माना जाता है। भाई साहब वो फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर थी कि उसी फिल्म के चक्कर में विक्रम मल्होत्रा की नौकरी चली गई थी। वायाकॉम ने उसको भगा दिया था। वायाकॉम ने विक्रम से पूछा था कि ऐसी वाहियात फिल्म पे इतने पैसे खर्च क्यों किए गए। तो मैं माल के शौकीन पियक्कड़ अनुराग कश्यप से पूछना चाहता हूं कि जितने शोज आपके फिल्म को मिले थे, जब वही खाली पड़े थे, जब उन शो में ही कोई फिल्म को देखने नहीं आ रहा था, तो अगर और ज्यादा शो दे दिए जाते तो उससे क्या हो जाता। जो थिएटर ओनर्स हैं वो आपको खुश करने के लिए अपना नुकसान क्यों करेंगे। वो बिल्कुल गारंटी के साथ आपकी फिल्म को और ज्यादा शोज देंगे अगर पब्लिक आपकी फिल्म को देखने आएगी। अगर आपकी फिल्म हाउसफुल चल रही है तो जाहिर सी बात है थिएटर ओनर्स आपकी फिल्म को और ज्यादा शो देंगे। अरे भाई वो तो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, क्या वो उल्लू के पट्टे हैं कि वो अपना बिजनेस नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अपना नुकसान कोई नहीं करेगा। तो मैं माल के शौकीन अनुराग से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो भी आप लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, इससे अपनी खुद की बेइज्जती करा रहे हो। इससे पता चल रहा है कि आपको बॉलीवुड का बी भी नहीं पता। आप बॉलीवुड में आने से पहले भी उतने ही बड़े गवार थे जितने आज हो। तेलुगु इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है मैत्री मूवीज। इस प्रोडक्शन हाउस ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, जैसे कि पुष्पा। अब मैत्री मूवीज वाले प्रभास के साथ एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है फौजी। इसका बजट है 600 करोड़ रुपए। इस फिल्म की तकरीबन 50% शूटिंग हो गई है, लेकिन कोई भी कंपनी इस फिल्म के डिजिटल राइट्स किसी भी भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, ना 100 रुपए में, ना 100 करोड़ में। तो जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनका ऐसा मानना है कि जब वो इस फिल्म का टीजर रिलीज करेंगे उसको देखकर कुछ कंपनियां इनको ऑफर करेंगी और इनको अच्छे पैसे मिलेंगे। हालांकि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स 100 करोड़ रुपए के ऊपर बिक ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म के बनाने वालों को फिल्म को रिलीज करने से पहले ही 400 करोड़ रुपए का नुकसान होना ही होना है। प्रभास की लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था राजा साहब। उस फिल्म के निर्माताओं ने एक ही फिल्म में 425 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। जब से बाहुबली आई है तब से लेकर आज तक प्रभास की कोई भी फिल्म नहीं चली, जो भी बनी सुपर फ्लॉप हुई है। लेकिन जो फिल्म बनाने वाले हैं वो इतने डेस्परेट हैं कि इसके बावजूद भी प्रभास को एक के बाद दूसरी फिल्म मिल रही है और प्रभास हर फिल्म का 125 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है। बाहुबली के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली को बहुत बड़ा डायरेक्टर माना जाता है, हालांकि बहुत बड़ा कॉपी मास्टर है। एक सीन भी बिना कॉपी किए शूट नहीं करता। अब इस भाई ने महेश बाबू के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वाराणसी। महेश बाबू तेलुगु का वो एक्टर है जो ये कहता है कि उसको हिंदी फिल्म करनी ही नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदी निर्माता उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि किसी भी हिंदी फिल्म बनाने वाले ने आज तक उसको कोई फिल्म ऑफर ही नहीं की। तो एस.एस. राजामौली ने महेश बाबू के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वाराणसी, जिसमें नौटंकी प्रियंका चोपड़ा भी है जो पोतरों की बिगड़ी हुई है। इस फिल्म का बजट है 1000 करोड़ रुपए। राजामौली को ऐसी उम्मीद थी कि डिजिटल राइट्स का मिलेगा तकरीबन 600 करोड़ रुपए, लेकिन डिजिटल राइट्स खरीदने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी भी फिल्म का कोई भी कंपनी पे नहीं करेगी। तो राजामौली की वाराणसी के डिजिटल राइट्स के लिए ऑफर आया है 100 करोड़ रुपए का, यानी कि 900 करोड़ रुपए थिएटर से कलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि फिल्म रिलीज से पहले ही डिसास्टर हो गई है, इतनी बड़ी डिसास्टर हो गई है जो इतिहास में याद की जाएगी। बॉलीवुड में एक मीठा है जिसका नाम है ओरी, जो बॉलीवुड के बच्चों के साथ यहां वहां दिखता रहता है। इस लुक्के ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें बताया कि ये एक महीने में 75 लाख रुपीस कमाता है। Last month I made 76 lakhs on just one deal, like one reel. जब सामने वाले ने इससे पूछा कि 75 लाख रुपए कैसे कमा लेते हो, तो इसने बोला कि बस कमा लेता हूं। मैडम जी ये तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये 75 लाख रुपए महीना कैसे कमाता है। ये मीठा है और ये सांडे के ऑयल के साथ मरवाता है। तो जो कोई भी इसकी मिठाई खाता है सांडे के ऑयल के साथ,
वो इसको 1000-2000 रुपए दे देता है। लेकिन क्योंकि ये मीठा है, बेशरम है, तो ये 1000 को 1 लाख रुपए मान लेता है। तो मैडम जी, ये मीठा महीने के 7-8 हजार रुपए कमाता है और इसको लगता है कि इसने 75 लाख कमा लिए हैं। मैं इस मीठे औरी से पूछना चाहूंगा कि तेरी ये घटिया मिठाई खाने के लिए कोई तुझे 75 लाख क्यों देगा? अबे साले, कुछ तो सोच लिया कर, रियलिटी में तो रह, कम से कम सोचा तो कर कि इतनी घटिया मिठाई के लिए अगर कोई 75 रुपए भी दे दे तो बड़ी बात है, 75 लाख तो बहुत दूर की बात है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो मर्यादा रख, साला कहीं का मीठा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।